जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 21 जून 2025। इंटरनेशनल योगा डे है आज। तो इसी दिवस पर आपको एक चीज है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में आज की डेट में मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि सही तरीके से आपका एग्जामिनेशन जो है वो निकले, तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना होगा, राइट? तो होपफुली सभी लोग जो है वो हेल्थ पर फोकस करते होंगे। नहीं करते हैं तो आज से एक प्रण जो है वो ले लो कि आपको रोज रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट 10 मिनट का मेडिटेशन करना है और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है वो करनी है। एटलीस्ट वॉक करना शुरू कर दो। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सो आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइस स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कॉल करो, बताओ कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उससे रिलेटेड बैच को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है लेटेस्ट ट्रेंड के आधार पर। और यह है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग कवर अप करेंगे। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। टॉपिक को ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि हर एक टॉपिक को जो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट समझने हैं, फोकस मेरी आवाज पे रखना है, और जो चीज बोलूंगा नोट डाउन करने के लिए वो नोट डाउन करना है। आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं मैं। पायल भारती, वेरी गुड आंसर्स आए हैं। दीप शिखा, बहुत बढ़िया। आकांक्षा अग्निहोत्री, आकांक्षा जी बीच में गायब हो गए थे आप, वापस से रेगुलरिटी मेंटेन करो। रेगुलर बेसिस पर आंसर दो। आयुष गुप्ता, फैंटास्टिक रेगुलरिटी। आयुषी सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एमडी रजा, श्वेता यादव, ईशा ठाकुर, अविनेश, बहुत बढ़िया। चलिए, बिना समय वेस्ट किए पहले टॉपिक से जो है वो शुरू करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी दिनों से हम लोग ने मतलब डिस्कस भी किया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो न्यूक्लियर रेस से रिलेटेड है। तो ग्लोबल न्यूक्लियर रीबिल्ड 2025, क्या इंडिया न्यूक्लियर रेस में आगे है? इस चीज को हम समझेंगे जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के पास 2025 में 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? और इस काउंट में पाकिस्तान को हमने पीछे छोड़ दिया है। लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारे पास आज की डेट में 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 8 और हमने जो है वो कंट्रीब्यूट कर दिया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। और पाकिस्तान के पास जो है वो 170 है। और ये सिप्री ईयर बुक 2025 ने ये चीज बताई है। तो आप लिखेंगे 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डैश इंडिया ब्रैकेट सिप्री ईयर बुक 2025। तो ये आपको क्लैरिटी मिल गई कि सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इंडिया के पास 180 परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। क्लियर? पहला पॉइंट तो ये क्लैरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए। सिप्री ईयर बुक 2025, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिप्री रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है सिप्री का फुल फॉर्म? कम ऑन, ऐसी चीज भी कई बार एग्जामिनेशन में जो है वो पूछ ली जा सकती है कि सिप्री का जो है वो फुल फॉर्म जो है वो बताइए। तो आपको सिप्री का फुल फॉर्म जो है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें नहीं लिखा शायद, नोट डाउन। जो मैं बता रहा हूं वो चीज लिख लो। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, STOCKHOLM, STOCKHOLM, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी ईयरबुक है 2025 की। उसमें बताया गया कि इंडिया के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 8 ज्यादा हैं। पाकिस्तान के पास अभी 170 परमाणु हथियार हैं। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो, इसने न्यूक्लियर आर्सेनल में पाकिस्तान को ओवरटेक कर दिया है। और ये सब कुछ हो रहा है जब न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2026 में खत्म होने वाली है, जो कि आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट था रशिया और यूएसए के बीच में। अगेन अ नेक्स्ट लाइन, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये ट्रीटी भी बहुत जरूरी है। आज का आपके लिए एक टास्क है,
आपको इस ट्रीटी के बारे में जो है वो पढ़ना है। और जीएस पेपर 2 में ये ट्रीटी के बारे में पढ़ाया भी जाता है, और पेपर 3 में भी आ जाता है कई बार, क्योंकि सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है ना। अब जब इंटरनेशनल आर्म्स कंट्रोल कमजोर हो जाता है, तो कंट्रीज अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बढ़ा देती हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा है आज के ग्लोबल सिनेरियो में। जब इंटरनेशनल ट्रीटीज का समय खत्म हो रहा है, तब उस समय दूसरी कंट्रीज ने जो है वो अपने वेपन्स बढ़ाना शुरू कर दिए, आर्म रेस में लग गई हैं सभी कंट्रीज। और इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का बेस क्या है गाइस? तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। लिख लो, जो चीज लिखवा रहा हूं ना, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखेंगे आप? क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस, स्पेलिंग बता देता हूं। CREDIBLE, क्रेडिबल। ये चीज पढ़ाई जाती है जनरल स्टडीज के अंदर। CREDIBLE, क्रेडिबल। मिनिमम, MINIMUM, मिनिमम। डिटरेंस, DETERR, डिटरेंस। अगर पूछे कि इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का बेस क्या है, तो ये है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। सिंपल शब्दों में समझाऊं, हम हमें अटैक किसी के ऊपर नहीं करना है, बट यस, कोई हमें कमजोर ना समझे, इसलिए हम अपने पास पूरी व्यवस्था रखते हैं। इसका मतलब होता है डिटरेंस। डिटरेंस पॉलिसी पढ़ोगे आप इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2, सिक्योरिटीज जीएस पेपर 3 में, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आता है ये डिटरेंस का टॉपिक। तो आपको एक चीज बताऊं मैं, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर हमारे जितने भी वेपन्स होते हैं उनको शोकेस किया जाता है, हमारी नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को शोकेस किया जाता है, दुनिया को बताया जाता है कि बेटा, हमसे उलझोगे तो हमारे पास भी परमाणु हथियार रखे हुए हैं, तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, हम किसी पे अटैक नहीं करते। मतलब बात बिल्कुल बहुत सिंपल सी है। जब आप बड़े आदमी बनोगे, और जनरली आपने देखा होगा जो रिच लोग जो होते हैं उनका काफिला चलता है, आप तो अधिकारी बनोगे तो आपका काफिला चलेगा, राइट? इवन आपने, चलो अधिकारी की बात अलग करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, राइट? आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, रिच लोग जो होते हैं, चलो फिल्म स्टार की बात कर लेते हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, महंगी महंगी गाड़ियां होती है, बड़े बड़े घर होते हैं उनके, राइट? उन तक पहुंचना जो है वो मुश्किल होता है आम आदमी को। तो वो क्या कर रहा है? वो दिखा रहे हैं अपनी पावर को अपने घर के थ्रू। जो लोगों का घर होता है ना, लोगों की गाड़ी होती है, वो एक बेसिकली क्या होता है, एक पावर को दिखाने का टूल होता है, कि बेटा इतना पावरफुल हूं कि मेरे पास तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। तो ये किसी पे अटैक नहीं हो रहा है, ये अपनी चीजें बस दिखाई जाती है दूर से, कि बेटा हम पे अटैक करने की कोशिश करोगे तो उड़वा दिए जाओगे, इतने पावरफुल हैं हम। तो किसी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बट लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी सामान रखा हुआ है, औकात में रहना। समझे? तो बात वही है, और ये दुनिया का सच है गाइस। आप हमेशा देखना, जो पावरफुल आदमी होता है ना, वो कभी लड़ता नहीं, और ना उसकी ज्यादा लड़ाई होती है, ना उसके ज्यादा पंगे होते हैं पावरफुल आदमी के। क्यों? क्योंकि किसी की औकात नहीं होती पावरफुल आदमी से पंगा लेने की। आप देखिएगा, पंगे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं ना, मतलब नंबर वाइज अगर हम बात करें, तो कॉमन मैन के बहुत ज्यादा होते हैं। सब्जी वाले से चेट लिए है, किसी से भी लड़ लिए अननेसेसरली, दोस्तों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि अभी तुम्हारी औकात नहीं है। जिस दिन तुम्हारी औकात बन जाएगी ना, जिस दिन IAS IPS की रैंक अपने नाम के आगे लगा लोगे, जिस दिन SDM DSP की रैंक अपने नाम के आगे लगा लोगे, उस दिन किसी दोस्त की बदतमीजी करने की औकात नहीं होगी तुमसे। उस दिन वो प्यारे बन जाएंगे, उस दिन उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। क्यों? यू बिकम अ पावरफुल पर्सन। उसके बाद फिर आपके पंगे नहीं होंगे, आपके पंगे फिर बहुत कम होंगे। होंगे तो प्रोफेशनली पंगे एक अलग होते हैं, और ये कॉमन जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अलग होते हैं। प्रोफेशनल पंगे तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल पंगे चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल क्लैशेस की, कि इसने ऐसा बोल दिया, इसने दिल दुखा दिया हमारा, है? ये सब चीजें सिर्फ कॉमन मैन में होती है, बिकॉज दे डोंट हैव पावर और मनी। ना पैसा ना पावर है। बट जब जिस आदमी के पास पैसा होता है और पावर होता है, उससे कोई उलझता नहीं है। तो यहां पर डिटरेंस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है, कि हम दुनिया को दिखाते हैं कि बेटा हमारे पास भी रखा हुआ है न्यूक्लियर, औकात में रहना, चलाना हमें भी आता है ना? बात बस वही है, कि लोगों को दिखा देना कि हमारी कितनी औकात है। तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस।
कि हम मिनिमम इतनी चीज जो है वो रखेंगे जो सामने वाले की, अब आगे आप लगा लो सेंटेंस। तो इंडिया स्टडी पीस, सॉरी, इंडिया स्टडी पेस, मतलब पीस तो है ही, ऑब्वियस ही बात है कि हम जो है वो हमेशा पीसफुल पॉलिसीज को जो है वो प्रमोट करते हैं कि भाई शांतिपूर्वक जो है वो रहो, खुद जियो, खुद जीने दो, खुद कमाओ, हमें भी कमान दो। ये पॉलिसी रहती है हमारी। बट हाँ, जब कोई उंगली करेगा तो फिर उंगली तोड़ेंगे भी, है ना, इतनी औकात भी रखते हैं। ये चीज, कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें एक मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है। पता है आपको? कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल लिख लो। हम आज की डेट में कैनिस्टर, स्पेलिंग बता देता हूं मैं, CANISTER, CANISTER, कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल, CANISTER, कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल। काम की चीज लिखवा रहा हूं मैं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखो, ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यहां पे लिखा हुआ है ना, कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल हम आज की डेट में जो है वो तैयार कर रहे हैं, जो मल्टीपल टारगेट्स जो है वो हिट करने की क्षमता रखती है। मल्टीपल टारगेट्स। और मैं ऐसी चीज आपको लिखवाऊंगा जो मेन काम की है। यही तो डिफरेंस है मेरी क्लास लेने में और जनरली पढ़ने में। जो लिखोगे ना जब मेंस के आंसर को, तो खुश होना चाहिए सामने वाला व्यक्ति पढ़कर कि हाँ यार, इसको तो इन डेप्थ नॉलेज है। थोड़ा सा ही लिखना है, बट दूसरों से अलग लिखना है। जब मुंह खोलो ना अपना, तो लगना चाहिए कि आप ऑफिसर हो, आपको नॉलेज है। जब आप क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस ये शब्द यूज करोगे, कॉमन आदमी बोलता है कि इतने लोग मर गए, आप बोलते हो कैजुअलिटी कितनी हुई है। अपने आप को चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, पर्सनालिटी चेंज करो, बातचीत चेंज करो अपनी, देखना खुद ब खुद पढ़ने का मन करने लगेगा, खुद ब खुद आगे बढ़ने लगोगे अपने आप। तो अपने आप को चेंज करो। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर ट्राइएड मैच्योर जो है वो हो चुका है, यानी लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी है हमारे पास, न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं जिनके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। ये लिखा है ना, यहां पर दिया हुआ, ये मैंने देखा था। इसमें है SSBC, ये है SSBNs, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसको बेसिकली बोलते ही हैं सबमरीन विद न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें उल्टा लिख दिया है लोगों ने। तो ऐसा भी लगता है कि इंडिया अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पीस टाइम में भी लॉन्च रेडी रखता है, जो पहले नहीं होता था। यानी कि शांति वाला सिनेरियो चल रहा है, उस समय भी हम अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को जो है वो रेडी रखते हैं, अपने ऑपरेशंस को जो है वो, ड्रिल्स को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। ऑब्वियसली रखना जरूरी है, प्रिपेयर होना जरूरी है। भाई आपका मोहल्ला जो है वो शांतिपूर्वक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में CCTV नहीं लगवाओगे, आप अपने घर में सिक्योरिटी नहीं रखोगे, आप अपने घर में ताला नहीं लगाओगे, लगाओगे ना। इंसान, मतलब यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। हमेशा सुनते हो ना, ट्रैवलिंग करने जाते हो तो आपके सामान की जिम्मेदारी आपकी है। तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, भले चाहे कुछ भी हो, भले चाहे शांति चल रही हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कब कौन सी गोली कहां पे आएगी, यू नेवर नो। लोग प्लान करके अटैक नहीं करते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए घर वाले बोलते हैं ना कि सेविंग्स करो, पैसा बचाओ, बुरा वक्त बोल के नहीं आता है। अपने आप को पावरफुल बनाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। समझे आप? आओ चलो कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास 170 मिसाइल्स हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, पिछले साल भी इतनी थी। न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे जो है वो फोकस कर रहा है पाकिस्तान, और अपने मटेरियल का प्रोडक्शन, यानी कि रॉ मटेरियल्स जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना के पास 600 न्यूक्लियर वेपन है। हर साल लगभग 100 नए न्यूक्लियर वेपन ऐड हो रहे हैं चाइना में। 350 नए ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल बनाए जा रहे हैं। चाइना भी लॉन्च रेडी मिसाइल पर फोकस कर रहा है। समझे आप? तो आप जानते ही हो। अब ये पूरे दुनिया भर के आंकड़े यहां पर जो है वो लिखे हुए हैं। ये कहा गया, ये आपको याद रखने की जो है आवश्यकता नहीं है एज सच। पूरे दुनिया में 12,241 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया और USA के पास ही 90% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। ये वाला पॉइंट लिख लेना, बस इतना। रशिया और USA कलेक्टिवली 90% न्यूक्लियर वेपन्स
पोजेस करते हैं। और आज की डेट में बहुत चिंताएं हैं। डिसइंफॉर्मेशन, एआई से स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का रिस्क भी बढ़ गया है। साइबर थ्रेट्स और क्वांटम कंप्यूटिंग से न्यूक्लियर कमांड कमजोर हो गई है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अब अनस्टेबल जो है वो लग रही है। तो पावर शिफ्ट हो रहा है चीजों के लिए। तो इंडिया के लिए क्या करना आज की डेट में जो है वो जरूरी है। तो देखो, हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस तो रखते ही हैं, हमारी पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर पॉलिसी आप बोल सकते हो। इसके साथ साथ डिलीवरी सिस्टम को हमें मॉडर्नाइज करना होगा, समझे आप। क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट्स पर भी जो है फोकस करें, बहुत सारी चीजों पर फोकस करें, तो उस चीज पर भी हम स्ट्रेंथन हो, मजबूत करें अपने आप को। डिप्लोमेटिक पार्टिसिपेशन, आर्म्स कंट्रोल फोरम बढ़ानी होगी, समझ रहे हो। बातचीत हम करें कि भाई कोई भी जो है वो इस न्यूक्लियर वेपन की रेस में आगे ना बढ़े। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अल्टीमेटली हथियार जब रहता है ना, तो कभी ना कभी तो वो चलता ही है ना। कभी ना कभी आक्रोश में आकर चल जाता है। कई बार आप देखते होगे कि गर्मा गर्मी में गोलियां क्यों चल जाती हैं। गुस्सा आया, इंस्टेंट रिएक्शन सामने वाले ने लिया और गोली चला दी, फिर बाद में पछता रहा बैठ के कि ओ शिट क्या हो गया मुझसे। तो हथियार रखोगे तो ये होगा ना। कई बार मौज मस्ती में भी हो जाता है। बारात में है, दूल्हे को गोली पड़ गई, सर फट गया सामने वाले का, मस्ती कर रहे थे साहब। वेपन से मस्तियां नहीं होती है। और जब वेपन्स आप अपने पास रखते हो ना, तब कई बार इंसान अंधाधुन हो जाता है। बट यस, डिप्लोमेटिक लेवल पर ये चीज नहीं होगी, हमारे साइड से तो कभी नहीं होगी, हम समझदार हैं। बट दूसरे समझदार है कि नहीं, वी नो, नेवर नो। पाकिस्तान तो आप जानते ही सरफिरा है ही। अभी ईरान सरफिरागिरी में आगे बढ़ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा सरफिरा तो मैं ही बनूंगा। ईरान वही बोल रहा है ना, अभी देख तो रहे हो, ईरान इसराइल का मुद्दा अभी एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया था हमने। तो बस, इंडिया के पास कितनी न्यूक्लियर मिसाइल है, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता दो। और ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ इतनी ही जाननी है आपको और कुछ नहीं इसमें। सिर्फ हम बात करेंगे काम की चीजों पर। आइए अब पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। सुन लो बस इस टॉपिक को, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। आपको पता है कि सिर्फ 12% इंडियन वर्कफोर्स ही फॉर्मल पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, सिर्फ 12%। ये चाहो तो ये वाला आंकड़ा लिख सकते हो। सिर्फ 12% हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो पेंशन स्कीम के अंडर, मतलब समझ रहे हो कि बुजुर्ग होने के बाद दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फैसिलिटी। 78% लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। 70 80 सॉरी, 88, 88% लोगों के पास रिटायर होने के बाद कोई फैसिलिटी नहीं है कि उनके पास एक पर्टिकुलर मिनिमम इनकम जो है वो आ सके। क्योंकि जिसके पास पेंशन स्कीम का बेनिफिट होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको मंथली पेंशन आती है, बोलो हाँ या ना। 88% वर्कफोर्स इन इंडिया, या आप कहो कि 88% वर्कर्स इंडिया के अंदर जो है, उनका आफ्टर रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है कुछ। तो कितनी सिचुएशन ट्रबलफुल हो सकती है, और हो रही है। देखते हो ना, बुजुर्ग स्टेज में लोग कितने ज्यादा परेशान रहते हैं। और इंडिया का तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ इसको आपको कनेक्ट करना जरूरी है कि हमारे यहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो काफी बिगड़ने वाला है। टोटल फर्टिलिटी रेट से भी नीचे है हम लोग। याद आ रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, 1.9 है हमारा, मतलब फर्टिलिटी रेट। और टोटल फर्टिलिटी रेट जो रिप्लेसमेंट लेवल वाला जो होता है वो बेस्ट माना जाता है 2.1। यस, हमारा 1.9 है आज की डेट में। मतलब कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हम यूथफुल पॉपुलेशन है। तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, बुजुर्ग लोग ज्यादा रहेंगे। तो आप, और अब ये जो लोग हैं उनमें ये आंकड़ा सामने आ रहा है कि 88% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। मतलब कि बुजुर्ग होने पर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगी। मतलब दे विल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर, ईदर ऑन देयर चिल्ड्रन, या फिर गवर्नमेंट का ह्यूज पैसा जो है वो खर्च होने वाला है एजिंग पॉपुलेशन की सोशल सिक्योरिटी के लिए। राइट, कनेक्ट करो चीजों को, समझो। यहां पर एजिंग पॉपुलेशन, देखो लिखा है ना कि बात यहां पर की गई है, बट आपको देखो मैंने इन तीन चीजों में कैसे किस तरीके से समझाया, तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आओ आओ और समझते हैं, आइए। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग
इंडिया की पेंशन एसेट जीडीपी का सिर्फ 17% है। और डेवलप कंट्रीज जो होती है ना, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 80% होता है। सिर्फ 12% वर्कर्स फॉर्मल पेंशन सिस्टम में कवर्ड है। गिग वर्कर्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स के मेजॉरिटी वर्कर्स अभी भी पेंशन के कवरेज से बाहर हैं। एक और फैक्ट बताता हूं। 2050 तक इंडिया का ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 30% हो जाएगी। सिंपल शब्दों में, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होने वाले हैं सरकार के ऊपर। एक वर्किंग पर्सन पर 1/3 रिटायर्ड लोग डिपेंड करेंगे, सोचिए आप। एक वर्किंग पर्सन पर 1/3 रिटायर्ड लोग डिपेंड करेंगे। और हो सकता है आने वाले समय में सरकार टैक्सेस जो है वो बढ़ा दे, क्योंकि उन सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना है। और वर्किंग पॉपुलेशन कम रहेगी, बट उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा हो सकता है, जैसे कि कई कई डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे सिनेरियो देखने को मिलता है। बहुत टैक्स चार्ज करती हैं काफी सारी कंट्रीज। यूके भी उसमें पीछे नहीं है। समझ रहे हो आप? इंडिया में दो मेजर स्कीम चल रही हैं, एक है नेशनल पेंशन स्कीम और दूसरी है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, ये दो मेन स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। बट रियलिटी चेक की बात करें, 2023-24 में सिर्फ 5.3% पॉपुलेशन इन दोनों स्कीम के अंडर आई। अटल पेंशन योजना में 93.7% लोगों ने सिर्फ 1,000 रुपए प्रति मंथ पेंशन ऑप्ट किया। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है भैया। और आने वाले समय में इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ेगी, तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो क्या क्या करने की आवश्यकता है? तो अर्जेंटली रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। हमारे यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं, इनफॉर्मल सेक्टर पे हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। राइट, काफी सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें उन्हें फॉर्मल सेक्टर की तरफ जो है वो लेकर आना पड़ेगा। 85% इंडियन वर्कफोर्स इनफॉर्मल है, लिख लो। 85% इंडियन वर्कफोर्स इनफॉर्मल हम लोग को देखने को मिल रही है। लिखेंगे ये वाली बात आप। तो अब उनको फॉर्मल में शिफ्ट करने पर टारगेट करना है। जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करने के बाद भी ये लोग फॉर्मल पेंशन से वंचित हैं। इतने सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं और 50% से ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बावजूद उसके फॉर्मल पेंशन सेफ्टी नेट्स इनके पास नहीं है। यानी कि सोशल सिक्योरिटी नहीं आफ्टर रिटायरमेंट वाली। गिग वर्कर्स के लिए अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जापान के अंदर पता है आपको, मैंडेटरी पेंशन है 20 to 59 एज के लिए। न्यूजीलैंड के अंदर यूनिवर्सल फ्लैट रेट पेंशन है। यूके के अंदर ऑटो एनरोलमेंट सिस्टम विद ऑप्ट आउट पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। यानी कि जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर मैंडेटरी काम जो है वो किया जाता है। समझ रहे हो आप? पेंशन के लिए आप मतलब ये पूरा डिटेल में देखने की आपको जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगस्त 2024 से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए शुरू हुई थी ये। 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन की गारंटी थी इसमें। चाहो तो लिख लो, और लिखो मत, आज आपका टास्क यूनिफाइड पेंशन स्कीम पढ़ो डिटेल में इसके बारे में। अटल पेंशन योजना में जेंडर इंक्लूजन किया गया। फीमेल सब्सक्राइबर का परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर 2016 के 37.9% से बढ़कर 2024 में 52% हुआ। नेशनल पेंशन स्कीम वत्स्यालय, माइनर बच्चों के लिए अर्ली सेविंग हैबिट्स डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। वात्सल्य, कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अभी से पैसे इकट्ठा करना शुरू करें। प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इन द लाइफ। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो आप स्मूथली अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी सब चीजें मैनेज कर सकते हो। बट अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेकार है तो इंसान जो है वो बर्बाद हो जाता है एक टाइम के बाद। समझे? आगे बढ़ते हैं।
चैलेंजेस की जो है बात करेंगे। अवेयरनेस आज की डेट में लो है पेंशन से रिलेटेड लोगों के बीच में। स्कीम्स भी जो है वो क्लैरिटी नहीं देती है। फंड्स की कमी है। एसेट लाइबिलिटी जो है वो, जो उसका जो मिसमैच जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो फ्यूचर की सॉल्वेंसी को खतरे में डाल देता है। मतलब मेन चीज तो ये है कि लोगों को जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाना जरूरी है। समझे आप बात को? ये चीज आप बस मेंशन जो है वो करेंगे। ठीक है। अब 3 टीयर पेंशन फ्रेमवर्क आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वो है वॉलेंट्री पेंशन। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई लोगों को हमें बताना है, अवेयर करना है कि भाई पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कराना है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करानी है। राइट, जिससे कि लोग जो है वो अपनी हैबिट्स जो है वो डेवलप करें इन्वेस्टमेंट की। राइट, जैसे कि आप देखिए फॉरेन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में, और आगे इंसान वही बढ़ता है जो इन्वेस्ट करता है चीजों में। इट इज नॉट, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं पैसे को अपने डबल करने के लिए। अपनी स्किल्स को सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करो। एक एक्स्ट्रा स्किल जो है वो सीखो, कोडिंग सीख लो, जो भी आपको करना है एक एक्स्ट्रा वो करो ना। पैसा वहां पे लगाओ, एक्सपर्ट्स के पास पैसा लगाओ किसी भी चीज के लिए। हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान में रखें आप लोग, खर्च जो कर रहे हो ना वो अपने ऊपर करो, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पर करो। क्योंकि अपने ऊपर एक बार जब वो दबाकर खर्च करोगे ना बेस्ट टू बेस्ट चीज के लिए, तो उसका रिजल्ट जो है वो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा, और फिर आप आगे चल के और डबल ट्रिपल जो है वो कमाओगे। शॉर्ट टर्म थिंकिंग मत रखो, लॉन्ग टर्म रखो। शॉर्ट टर्म थिंकिंग सिर्फ कॉमन मैन रखता है। ठीक है, बस यही है, बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन क्लाइमेट समिट 2025। लिख लो टाइटल, बॉन क्लाइमेट समिट 2025। इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखो, पहली चीज तो बॉन क्लाइमेट समिट है क्या? ये एक मिड ईयर एनुअल समिट होती है, यानी कि साल के बीच में समिट कंडक्ट की जाती है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिनको हम लोग UNFCCC कहते हैं, इसके अंडर आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस किसके अंडर आती है? तो UNFCCC के अंडर आती है। 2025 की समिट 16 जून से लेकर 26 जून तक जो है वो चलेगी, बॉन जर्मनी में। इसमें 5,000 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, साइंटिस्ट, NGOs। राइट, तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है। अब देखो, ये एक ऐसा रेगुलर प्लेटफॉर्म है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अलावा क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करता है। मतलब कि अब ऑब्वियस सी बात है कि नाम नाम क्या है इसका? बॉन क्लाइमेट समिट। तो क्लाइमेट को जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है। इसका देखो, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो यहां पर बात तो वही होगी ना, जलवायु परिवर्तन को से कैसे हम लोग को बाहर निकलना है, उसी की तो बात होगी। और किस चीज की बात होगी? इसके गोल समझो आप। 2025 की जो अभी ये समिट चल रही है ना, तो उसके गोल समझ लो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के बाद जो अनरिजॉल्व इश्यूज बचे थे उन पर डिस्कशन करना। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी उसमें जो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मिस हो गए थे, तो उसको यहां पर मिड ईयर में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां हुई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ। पेरिस एग्रीमेंट 2015 के इंप्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस को चेक करना कि भाई अब पेरिस एग्रीमेंट जो था उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसके टारगेट्स को अचीव करने पर काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके डेटा को नेशनल पॉलिसीज के साथ लिंक करना, डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना, इसके बारे में डिस्कशन करना, बातचीत करना सिविल सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, युवाओं के लिए, ट्राइबल्स के लिए, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना कि वो एडवाइस जो है वो दें। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट लिंक होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के एजेंडा सेटिंग से। यानी कि नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो होगी ना, तो उसका बेसिकली क्या बात होगी, क्या डिस्कशन होगा, किस चीज पर काम किया जाएगा, तो वो यहीं से डिसाइड होता है, इस बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से। समझे आप? इसकी थीम लिख लेना यार आप।
ग्लोबल गोल ऑन एडाप्शन, GGA। इसकी थीम जो है वो लिख लो आप। GGA, ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन, जो पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है, बट पहले अनक्लियर था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 दुबई में इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। बॉन समिट जो अभी हो रही है, चल रही है, इसका फोकस इस फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज करना है, मेजर करना है कि कितनी जल्दी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, और रियलिस्टिक मेजरमेंट। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि भाई एक साल में कर लेंगे, नहीं, रियलिस्टिक मेजरमेंट। रियलिस्टिक मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत क्रिटिकल है ये, क्योंकि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी उनके लिए ज्यादा होती है। आपको ऑलरेडी बताया, एक्सट्रीम वेदर, सी लेवल राइज, इन सब का भारी नुकसान जो है वो डेवलपिंग कंट्री फेस करती हैं। यस, तो यू नो अबाउट इट। अब सुनो। अच्छा, बॉन समिट में काम करती है दो मेजर बॉडीज के थ्रू ये, ठीक है, ये चीज भी लिख लेना आप। इसकी दो मेजर बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। एक है सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन, और दूसरी है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस। नाम से जन्म में आ रहा है। एक बॉडी जो है वो टेक्निकल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराएगी, साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड कराएगी। दूसरी चीज जो है ये देखेगी कि हाँ भाई, इंप्लीमेंटेशन जो है वो कैसे करना है पूरी चीज़ों को, जो भी यानी कि डिसीजन लिए जाते हैं, UNFCCC डिसीजंस को इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है उसको रिव्यू करती है ये। स्पेशल फोकस डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर होता है कि उन तक पैसा पहुंचे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी पहुंचे, राइट। और साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस मतलब नॉर्मल सी बात है कि ये साइंटिफिक ग्राउंड्स पर जो है वो काम करती है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर एज सच। ठीक है, दैट्स इट बस। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन, ये पहली बार डिफाइन जो है वो किस एग्रीमेंट के थ्रू किया गया? पेरिस एग्रीमेंट, याद रखना। जो इसकी जो थीम है, ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो दी गई थी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2015 में। नाम समझ में आ रहा है ना कि पूरे दुनिया भर का गोल होना चाहिए एडाप्टेशन के ऊपर, कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो अडॉप्ट करें हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये पहले भी टॉपिक में आपको पढ़ा ही चुका हूं। 7 मेजर बिग कैट्स के नाम बता दो आप लोग फटाक से, कमेंट बॉक्स पे लिखकर। बस यही चीज आपसे मेनली जो है वो पूछी जाती है। अब सुन लो इस टॉपिक को। अच्छा, IBC है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। जिसको नहीं पता वो लिख लेना, जिसने ऑलरेडी नोट्स बना लिए बनाने की जरूरत नहीं है। 2024 में इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस अलायंस को। 7 बिग कैट की स्पीसीज जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। तो ये आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि बिग कैट जो है वो कौन सी हैं, तो इनके नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये देखो, ये लिखे हैं 7 बिग कैट्स के नाम, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। चाहो तो लिख लो, नोट डाउन कर लो जिसको नहीं पता, क्योंकि ये चीज आएगी एग्जामिनेशन में। NTCA लिखेंगे आप। NTCA जो है ये उसका कोऑर्डिनेशन करती है। NTCA जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ये अलायंस अब तक 95 रेंज कंट्रीज को इंक्लूड करता है जहां नेचुरली ये बिग कैट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में ये लिख लेना कि 95 कंट्रीज जो है वो इसके अंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। ये लिखा हुआ 95 रेंज कंट्रीज जहां पर ये बिग कैट्स पाई जाती हैं। ठीक है। इसकी पहली मतलब पहली जनरल असेंबली 16 जून 2025 को न्यू दिल्ली में हुई। 9 कंट्रीज के मिनिस्टीरियल डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया को ऑफिशियली परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया गया, क्योंकि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ऑब्वियसली। और एनवायरमेंट मिनिस्टर को यूनानिमसली IBCA प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। यही था मेन न्यूज में, ये चीज जो हम लोग को देखने को मिली। इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है, बिग रेंज कंट्रीज को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई आप जो है वो आओ चर्चा करें इनके प्रोटेक्शन के ऊपर। ये बिग कैट्स जो मैंने आपको बताया ना, ये इनके प्रोटेक्शन के ऊपर ये बातचीत करते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। इलीगल पोचिंग, शिकार वगैरह को जो है वो रोकना। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करती है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एजेंडा को प्रमोट करती है कि भाई स्पीसीज को जो है वो प्रोटेक्ट करके जो है वो हम लोग को रखना है। बस और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। हम्म, ठीक है, इसके मेंबरशिप को और एक्सपेंड करना है हम लोग को।
चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूट, अरे यार इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके, रिपीट हो गया है पूरा टॉपिक। क्वांटम कम्युनिकेशन का टॉपिक याद आ रहा है? कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया है यार। क्यू के डी के बारे में हमने बात करी है ना, कुछ याद आ रहा है? ये रिपीटेड टॉपिक है इस पूरा, सुन लो बस एक बार। क्वांटम कम्युनिकेशन बेस्ड है किस चीज के ऊपर? क्वांटम इंटेंगलमेंट के ऊपर। याद आ रहा है कुछ दिनों पहले नोट्स में मैंने आपको बताया था, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ये देखो, क्यू के डी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेक्नोलॉजी है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली याद करो, हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? कमेंट बॉक्स में आप ही बताओ कि किया है कि नहीं किया है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैसेज जो है वो भेजना है, उस बीच अगर कोई हैकर इस मैसेज को जो है वो खोलने की कोशिश करे, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे, तो हम उसको पकड़ लेंगे। उस हैकर को ही पकड़ लेंगे उल्टा। वो तो हमारी कम्युनिकेशन सुन तो पाएगा नहीं, बट जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद उल्टा पकड़ा जाएगा। याद आ रहा है? डिस्कस किया था हमने। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर 1 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में ओपन एयर सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ये न्यूज थी, ये लिख लेना बस। आपको ऑलरेडी पता है हमारी डीआरडीओ और इस चीज पर ऑलरेडी काम कर चुकी है सक्सेसफुली, और आईआईटी दिल्ली और इनने मिलकर 1 किलोमीटर की जो है ये मतलब कम्युनिकेशन चैनल को जो है वो टेस्ट कर लिया कि हाँ भाई 1 किलोमीटर की रेंज तक आप कम्युनिकेट करोगे तो कोई वो नहीं कर सकता इंटरसेप्ट। और वायरलेस लिंक था ये, फ्री स्पेस ऑप्टिकल चैनल के थ्रू, यानी कि बिना किसी फाइबर केबल के बातचीत हुई है। 240 बिट्स पर सेकेंड की वो थी, रेट था, राइट? तो बढ़िया, ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और कुछ नहीं है इस टेक्नोलॉजी, बस आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ जो है वो ध्यान में रखिए। क्वांटम नेविगेशन सिस्टम, क्वांटम इंटरनेट, मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड चैनल्स, इस पर इंडिया आज की डेट में काम करे। डीआरडीओ का फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑफिस में लीड रोल में था। तो काम चल ही रहा है हम लोग का। क्यूकेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है, आएगा ही मतलब। ये देखो, 240 बिट्स पर सेकेंड का सिक्योर की रेट हमने जो है अचीव किया है। बस बाकी और लिखने की जरूरत नहीं। ओपन एयर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, मतलब प्रूफ रहता है ये। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग रहती है कि इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। हैक प्रूफ आप कह सकते हो कि हैक नहीं कर सकता कोई, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता कोई। ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। खत्म। इस पे लिखना भी नहीं है ज्यादा कुछ, और समझना भी नहीं है। जितनी चीज इंपॉर्टेंट होती है काम की, उस पर हम लोग को फोकस करना होता है। अब ये है नॉर्थोपैगिया। अब भाई इस ये एक स्पीसीज की जो है वो यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लो आप। नॉर्थोपैगिया, अब ये जो है वो एनाकार्डियसी, या कार्डियकी बोलेंगे इसको, तो एनाकार्डियकी फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है। वेस्टर्न घाट्स में ये प्रजाति पाई जाती है। इसको एक बार जो है फोटो देख लेना इसकी। फॉसिल लीव्स जो है नोथोपैगिया की, इस प्रजाति की, ये माकुम कोलफील्ड पर जो है वो देखने को मिली थी 24 से 23 मिलियन ईयर्स अगो की। अब ये अलग अलग एजेस होती हैं, एजेस भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। जैसे मियोसीन होती है, ओलिगोसीन होती है ना, अपनी अलग अलग नाम जो है वो पड़े होंगे, वैसे इतने इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट एक आधी क्वेश्चन स्टेट पीएससी पूछ सकती है। अब ये लुप्त जो है वो हो गई थी लोकल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण जो है वो हुई थी, हिमालयन अपलिफ्ट के कारण हुई थी। तो यानी कि ये बहुत पुरानी प्रजाति है कोई, जिसके फॉसिल्स से रिलेटेड न्यूज में चीजें आई होंगी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। एक्सरसाइज शक्ति के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज शक्ति पता होना चाहिए आपको कि किसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है, राइट? और उसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना देने की आंसर। और ये है ज्ञान सर। ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और बैचेस को ज्वाइन करिए। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।